Hello everyone, I am Rekha Garg and I welcomes you to Garg classes. Students, today's topic is very important. In our last lecture हमने डिस्कस किया रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, उसकी आइटम्स कौन कौन सी हैं. इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है कुछ ऐसी आइटम्स जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इनका करना क्या है. एक इसमें मेनली है अपना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड सेकेंडली इज रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नॉर्मली एक तो सिंपल केस होता है जिसमें किसी पार्टनर को हम अपॉइंट नहीं करते फॉर डिसोल्यूशन वर्क, किसी पार्टनर को अपॉइंट नहीं किया हुआ. और एक सेकंड केस हो सकता है जब किसी हम एक पार्टनर को अपॉइंट करते हैं रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए या डिसोल्यूशन वर्क के लिए. अब जब हम किसी पार्टनर को अपॉइंट नहीं करते तो उस केस की एंट्री लास्ट लेक्चर में भी हो चुकी है. सिंपली सपोज नो पार्टनर इज अपॉइंटेड फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000. तो जनरल एंट्री इसमें क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹5,000 एंड ₹5,000. ये सिंपल केस, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, सिंपली एक लाइन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000. तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है, अब यही वाली अमाउंट जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की थी वो हो सकता है कोई पार्टनर पे करे. ठीक है, सपोज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5,000 पेड बाय पार्टनर ए. अब जो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो पार्टनर ए ने पे किए हैं. तो अगर पार्टनर ए ने ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ए की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. ए क्या कर रहा है? एक लायबिलिटी को ले रहा है. ये एक्सपेंसेस फर्म को पे करने चाहिए बट ये एक्सपेंसेस पे किसने किए? ए ने किए. तो जनरल एंट्री अब इसमें क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000 एंड 5,000. तो ये केस है व्हेन नो पार्टनर इज अपॉइंटेड फॉर डिसोल्यूशन वर्क या फिर रियलाइजेशन प्रोसेस. तो उस केस में दो ही काम हो सकते हैं. एक तो सिंपली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बैंक. सेकेंडली if realization expenses is paid by partner तो realization to partners capital account. ये टॉपिक तो इतना ही है, मतलब जब कोई भी पार्टनर अपॉइंट किया हुआ नहीं होता. इसके बाद अब चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे. सेकेंड केस इज इफ एनी पार्टनर इज अपॉइंटेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. जब हमने किसी पार्टनर को अपॉइंट किया हुआ है रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए या फिर डिसोल्यूशन वर्क के लिए, तो उस केस में क्या होगा? दो केसेस आगे हो सकते हैं. हम उस पार्टनर को हो सकता है कमीशन दे, मतलब फर्म उस पार्टनर को उस काम के बदले में कमीशन प्रोवाइड करती है या फिर फर्म उसको कमीशन प्रोवाइड नहीं करती है. तो अगर तो उसको कमीशन प्रोवाइड करती है फर्म तो उस केस में क्या होगा? दो केसेस आगे हो सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस पे किए हैं, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, वो उसकी पर्सनल लायबिलिटी है. मींस फर्म उसको बोल सकते हैं कि हम आपको ये रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, अब जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, एक तो केस हो सकता है ये. सेकंड, एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज फर्म एक्सपेंसेस. क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो इट मीन्स जो एक्सपेंसेस है वो फर्म के एक्सपेंसेस होंगे, वो उस पार्टनर के पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होंगे. ठीक है, तो अभी हम इनकी एंट्रीज करते हैं. जो एक्सपेंसेस है वो पर्सनल लायबिलिटी है या जो एक्सपेंसेस है वो फर्म के एक्सपेंसेस है. अब सपोज पार्टनर ए इज अपॉइंटेड फॉर डिसोल्यूशन वर्क. रेम्यूनरेशन मिलेगी ए को ₹10,000. ठीक है, और इसको सारे एक्सपेंसेस बियर करने हैं, मतलब जो इस केस की बात है जो एक्सपेंसेस हैं वो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस ट्रीट किए जाएंगे. और ₹5,000 ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आते हैं.
देखो ए को अपॉइंट किया, रेम्यूनरेशन उसको मिलेगी कितनी 10,000 रुपीज, और जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको पर्सनली पे करने हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम सिर्फ रेम्यूनरेशन की एंट्री करेंगे, हम 5,000 रुपीज की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसने खुद से पे किए। तो अब एंट्री क्या होगी यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज। ये हो गई रेम्यूनरेशन की एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए कोई भी एंट्री हमें बुक्स में पास नहीं करनी है। उसके पीछे यही रीजन है, मतलब ये उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसने पे कर दिया। हमें तो जो बुक्स प्रिपेयर करनी है वो बिजनेस की प्रिपेयर करनी है, बिजनेस में से तो कुछ नहीं आ जाना, तो वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को खुद पे कर रहा है, तो इसके लिए बुक्स के अंदर कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गए दोनों के, ये फर्स्ट केस व्हेन एक्सपेंसेस आर पर्सनल लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब इसका सेकंड केस करते हैं व्हेन एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज फर्म एक्सपेंसेस। अब जो ये एक्सपेंस है, अब यही वाला केस देखो, ए को अपॉइंट किया डिसोल्यूशन वर्क के लिए, रेम्यूनरेशन कितनी है 10,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद 5,000 रुपीज के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए, और ये जो एक्सपेंसेस पे किए वो फर्म के एक्सपेंसेस हैं, मतलब यहां पर ये एक्सपेंसेस भी फर्म को ही पे करने हैं। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये जो पहले होनी ही थी, एंड टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज जो ए को देने हैं रेम्यूनरेशन के, और 5,000 रुपीज जो एक्सपेंसेस के हैं जो फर्म को बियर करने हैं। ठीक है, तो ये केस हो गए व्हेन कमीशन इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर, और इसके अंदर दो केस, एक्सपेंसेस जो है वो पर्सनल लायबिलिटी है पार्टनर की, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू एज कैपिटल अकाउंट, एंड व्हेन एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज फर्म एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर 2 एंट्रीज हो जाएंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो जो सीधी होती है रियलाइजेशन टू बैंक, और साथ में रियलाइजेशन टू एज कैपिटल अकाउंट, ये रेम्यूनरेशन के लिए हो जाएगी। इसके बाद नाउ इसमें सेकंड केस इज कमीशन इज नॉट प्रोवाइडेड। अगर हमने किसी पार्टनर को अपॉइंट किया फॉर डिसोल्यूशन वर्क, बट हम उसको कोई भी कमीशन पे नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी दो केसेस हो सकते हैं कि एक्सपेंसेस जो है वो पार्टनर ने खुद ने पे किया हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है, बस वो वैसे पे कर रहा है, यहाँ पर एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, तो ये सेम केस व्हेन नो पार्टनर इज अपॉइंटेड वाला बन जाएगा। अगर एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म है तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, और सेकंड अगर एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सपोज ए था तो टू एज कैपिटल अकाउंट। चलिए सेकंड कंफ्यूजिंग टॉपिक जो इस अकाउंट में होता है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फंड्स। जो भी रिजर्व्स बैलेंस शीट में गिवन होते हैं, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स गिवन होते हैं, तो उनमें से किसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है या किसको नहीं करना है, तो ये उसके बारे में है। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में आ जाता है फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स मतलब जिसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी अराइज होने वाली नहीं है, एंड सेकंड रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स या लायबिलिटीज जिनके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी अराइज हो सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, तो फ्री रिजर्व्स में नॉर्मली रिजर्व्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड भी कह सकते हैं, ये तो होंगे फ्री रिजर्व। नॉर्मली ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि इनके ऊपर कोई लायबिलिटी अराइज होगी, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं फ्री रिजर्व्स। तो जब भी ये रिजर्व्स है, मतलब इनमें से कोई भी चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, तो इनको डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देना है, रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर नहीं जाना है। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी नेम है, टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट, जो पहले होती थी एडमिशन और रिटायरमेंट में, वही एंट्री इनकी होगी। इसके साथ साथ ये 2 और बता रही हूँ यहाँ पे, अगर P&L का कोई डेबिट बैलेंस है तो वो लॉसेस होंगे, वो भी डायरेक्टली हमें कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करने हैं। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन द सेम वे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर दिया हुआ है तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ही लेके जाना है, रियलाइजेशन में इनका कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फ्री रिजर्व्स की। इसके बाद जो सेकंड आता है इसमें वो है रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स या लायबिलिटीज। ये जो स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एडमिशन वाले चैप्टर में। तो इसमें वर्कर्स कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये मेनली रिजर्व्स जो होते हैं इसमें। तो इसके अंदर क्या आएगा, इसमें हमें पहले ले लेते हैं वर्कर्स कंपनसेशन फंड। तो वर्कर्स कंपनसेशन फंड का क्या करना है, अगर तो कोई लायबिलिटी इससे रिलेटेड नहीं है, बस क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दिया हुआ है वर्कर्स कंपनसेशन फंड अमाउंटेड टू रुपीज, जो भी अमाउंट है वो गिवन है। ठीक है, और बाद में जो इन्फॉर्मेशन है फर्दर इन्फॉर्मेशन उसमें कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है कि वर्कर्स कंपनसेशन फंड से रिलेटेड कोई लायबिलिटी है, तब तो हमें क्या करना है, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही डिवाइड कर देना, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कोई लायबिलिटी है तो जितने की लायबिलिटी है वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी रियलाइजेशन में, और जो रिमेनिंग अमाउंट अगर कुछ बचती है तो वो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सपोज वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व या वर्कर्स कंपनसेशन फंड जो है वो 15,000 रुपीज का बैलेंस शीट में शो किया हुआ है। ठीक है, अब फर्दर इंफॉर्मेशन क्या कहती है कि लायबिलिटी फॉर वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व इज 6,000 रुपीज। तो इस केस में क्या होगा, 15,000 टोटल है, 6,000 की लायबिलिटी है, तो जितनी लायबिलिटी है 6,000 रुपीज वो ट्रांसफर हो जाएगी रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 6,000 एंड उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000। ये तो हो गई इस लायबिलिटी की जो 6,000 रुपीज की थी। इसके बाद जो 9,000 रुपीज रिमेनिंग है, 15,000 माइनस 6,000, 9,000 रुपीज जो रिमेनिंग है उनका क्या करेंगे, उनको सीधा कैपिटल अकाउंट में लेके जाना है। तो वर्कर्स कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा जैसे और रिजर्व्स या जो फंड्स डिवाइड होते हैं। तो ये तो है वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व या वर्कर्स कंपनसेशन फंड का क्या करना है। इसके बाद लास्ट बचता है अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जैसे सबको पता है बनाते किसने कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन ना चले जाए उसको पूरा करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन में एसेट साइड पे होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, सॉरी लायबिलिटी साइड पे होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और एसेट साइड पर होती है इन्वेस्टमेंट। तो अगर एसेट पे इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करना है। डेबिट पे इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। और अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, अकेला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो वो इसकी तरह ही मतलब फ्री रिजर्व की तरह से ट्रीट होगा, सारी की सारी अमाउंट जाएगी अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।